ये हैं सेठ अमीर चंद और ये हैं इनकी पत्नी रूपमती। इनकी इकलौती बेटी कंचन पढ़ने में बहुत होशियार थी। वो यूनिवर्सिटी में एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। आज का दिन कंचन और उसके माता पिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह था और कंचन को उसकी एमबीए की डिग्री मिलने वाली थी। डिग्री मिलने के बाद कंचन वापस गांव में अपने घर आ जाती है। डिग्री मिलने से घर में सभी बहुत खुश थे। अब तो सेठ अमीर चंद का सीना गर्व से और भी चौड़ा हो गया, क्योंकि बेटी कंचन अब कारोबार में भी उनकी मदद किया करती थी। कंचन बहुत होशियार थी और वो हमेशा कुछ नया करने की सोचा करती थी। एक दिन जब वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से बाहर निकली थी, तो उसने देखा कि रास्ते में एक कबाड़ी वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था। कबाड़ी वाला आ गया, कबाड़ी वाला, लोहा टीना प्लास्टिक पेपर कबाड़ बेचो। उसकी आवाज सुनकर आसपास के घरों से बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग हाथों में कबाड़ लेकर खड़े थे, तो कुछ बस यूं ही खड़े होकर कबाड़ देख रहे थे। ये सब देखकर कंचन सोचने लगी, कबाड़ से ज्यादा तो यहाँ पर कबाड़ बेचने वाले लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और अगर ध्यान से देखा जाए तो इनमें से ज्यादातर 18 या 19 साल के नवयुवक हैं, जो हो सकता है अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हों या फिर पूरी करने वाले होंगे। इन्हें कोई काम धाम नहीं है क्या? फिजूल में खड़े हैं। अभी देखती हूँ। कंचन भीड़ के पास जाती है और कबाड़ को देख रहे लोगों से पूछने लगती है, अरे भाई साहब, ये यहाँ इतनी भीड़ कैसी है? आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं मैडम, कबाड़ बिक रहा है, वही देख रहे हैं बस। कबाड़ देख रहे हैं? भला ये कौन सा काम होता है? दिखने में तो आप सभी हट्टे कट्टे हैं और शक्ल सूरत भी ठीक ही ठाक है। कोई काम धाम नहीं करते हैं क्या? नहीं मैडम, नहीं है कोई काम धाम। कोई दिक्कत है क्या? पढ़ लिख कर हम बस यही कबाड़ को ही देखते रहते हैं। अब कहीं नौकरी मिलेगी तब तो कुछ करेंगे। अच्छा, फिर तो तुम सब भी किसी कबाड़ से कम नहीं हो। अरे मैडम, इतनी ही फिक्र है तो खरीद लो ना इस कबाड़ को भी। कसम से आपके बहुत काम आएंगे, आपकी कही हर एक बात मानेंगे। खरीद लूं? माय फुट, बदतमीज। और वो वहाँ से चली गई। वो रास्ते में चलती जा रही थी और सोच रही थी, आने वाले समय में अगर इनको कोई नौकरी नहीं मिली तो ये सभी बेरोजगार हमारे देश के लिए किसी कबाड़ से कम नहीं होंगे, और ऊपर से ये कहते हैं कि मुझे ही खरीद लो। लेकिन एक बात तो है, जब ये कबाड़ी वाला कबाड़ी और रद्दी का इस्तेमाल कर सकता है, तो मैं नौजवान युवकों को इकट्ठा करके क्यों कुछ नहीं कर सकती हूँ? हाँ, मैंने सोच लिया है, अब मैं इन बेरोजगार कबाड़ियों को ही खरीदूंगी। कंचन घर जाती है और अपने माता पिता से सब कुछ बताती है। माता पिता पहले तो बहुत हैरान होते हैं, लेकिन कंचन की योजना सुनकर वह उसे काम करने की अनुमति दे देते हैं। अगले दिन कंचन उसी कबाड़ी वाले के पास जाती है और उससे उसका ठेला खरीद लेती है। आज भी गांव में कबाड़ बेचने और देखने वालों की भीड़ लगी थी। वो कौन था जो कल कह रहा था कि मुझे खरीद लो? जरा अपनी शक्ल दोबारा दिखाना। हाँ, मैं ही तो था। क्यों, खरीदना है क्या? हाँ, मैं तुम्हें खरीदूंगी, और तुम्हारे जैसे जितने भी निकम्मे और नकारा हैं, मैं उन सबको खरीदूंगी। गांव के सभी लोग ध्यान से सुने। आपके घर में जितने भी ऐसे नवयुवक हैं जो कोई काम नहीं करते, बेरोजगार हैं और घर में बैठकर केवल मुफ्त का खाना खाते हैं, ऐसे कबाड़ को आप मेरे पास ले आइए। मैं आपसे ये कबाड़ खरीदूंगी। कंचन के इतना कहते ही वहां कबाड़ बेचने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी कबाड़ बेचने के लिए लाइन में लग गए। इतनी ज्यादा भीड़ को देखकर कंचन घबरा गई, क्योंकि उन्हें ले जाने के लिए उसके पास केवल एक ठेला ही था। इसलिए आज उसने बहुत कम कबाड़ खरीदा। बस बस, आज के लिए इतना ही। मैं कल फिर से आऊंगी। अरे मैडम, मेरा कबाड़ भी ले जाओ। भले ही कुछ कम पैसे दे देना, लेकिन लेकर तो जाओ। हाँ हाँ, मैं कल आती हूँ। घर जाकर उसने एक ट्रक तैयार करवाया। अगले दिन वो ट्रक लेकर कबाड़ खरीदने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ी। कबाड़ी वाली, कबाड़ी वाली,
आ गई रुंझुन कबाड़ी वाली। बेचो बेचो, अपने घर के बेरोजगार पड़े लड़कों को बेचो, निकम्मे और खराब आदमियों को बेचो, जो काम नहीं करते उन कबाड़ियों को बेचो। कबाड़ी वाली की आवाज सुनते ही सभी घर से महिलाएं बाहर निकल कर आती हैं। कोई अपने लड़के को तो कोई अपने पति का हाथ पकड़कर उन्हें बेचने के लिए ले आती है। ओ कबाड़ी वाली मैडम, क्या तुम मेरे पति को खरीदोगी? अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने है या नहीं? मुझे क्यों बेच रही हो? चुप, तुम जैसे निकम्मे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तुम किसी कबाड़ से कम हो क्या? ए कबाड़ी वाली, तुम इस कबाड़ का कितना दोगी? मेरे हिसाब से तो इस कबाड़ का 1000 रुपया बहुत है। हाँ। क्या? केवल 1000 रुपए? देना हो तो दो, नहीं तो मेरे पास कबाड़ बेचने के लिए बहुत से लाइन में लगे हैं, तुम तो देख ही सकती हो। अच्छा ठीक है, लाओ 1000 रुपए इसके। कबाड़ी वाली, मैं अपने बेटे को बेचना चाहती हूँ। लेकिन आप इसे क्यों बेचना चाहती हैं? ये तो नौजवान है और पढ़ा लिखा दिखाई पड़ता है। हाँ, बीटेक किया है इसने, लेकिन फिर भी किसी कबाड़ से कम नहीं है, क्योंकि बस खाली बैठना ही इसका काम है। इसके पास कोई काम नहीं है। ये सब जितने भी देख रही हो ना, सब पढ़े लिखे ही हैं, लेकिन किसी के पास कोई काम नहीं है, इसलिए सब यहाँ इन्हें बेचने के लिए खड़े हैं। आप बताओ क्या दोगी? हाँ, होगा बीटेक, लेकिन अब तो एक कबाड़ से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस पढ़े लिखे कबाड़ का मैं 2000 रुपया दूंगी। हाँ, लाओ दो मुझे मेरे 2000। और कबाड़ी वाली इस कबाड़ को भी ट्रक में भर लेती है। इस तरह से वह चारों तरफ घूम घूम कर बेरोजगार कबाड़ियों को खरीदने लगती है। वो एक एक करके सभी कबाड़ियों को खरीद कर ट्रक के अंदर भरती चली जा रही थी। बेचो बेचो, अपने घर में कबाड़ पड़े लड़कों को बेचो, बेकार पड़े आदमियों को बेचो, बेचो बेचो, आ गई रुंझुन कबाड़ी वाली। अरे वाह, आज इस शराबी पति से छुटकारा पाने का ही अच्छा मौका है। और तो और इसके बदले कुछ पैसे भी आएंगे, लेकिन इसे बेचूं कैसे? ये खुद से चलकर तो जाएगा नहीं। हाँ, एक काम करती हूँ, इससे काम जरूर बन जाएगा। अजी सुनते हैं, वो कबाड़ी वाला आया है। घर में शराब की बोतलें भर गई हैं, जाइए सब बेच आइए, कुछ तो पैसे आएंगे घर में। उसका पति सोचता है कि बोतलें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे वह फिर से शराब खरीद लेगा, और इसीलिए वह बोतल बेचने के लिए चला गया। उसके पीछे पीछे से उसकी पत्नी भी वहां पहुंच गई। अरे कबाड़ी वाली मैडम सुनो, जल्दी से इसे ट्रक के अंदर भर दो। इसने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। काम तो कुछ करता नहीं है, ऊपर से जो भी मैं इधर उधर से कमा कर लाती हूँ सब कुछ दारू पीकर उड़ा देता है। आप तो बस जल्दी से इसे यहाँ से ले जाओ। पर इस शराबी का मैं करूँगी क्या? मैडम, जैसे बाकियों के लिए आपने कुछ सोचा है, वैसे ही इसका भी कुछ कर ही लेना। ये भी पढ़ा लिखा है, मैं बड़ी मुश्किल से इसे यहाँ लेकर आई हूँ। आप इसे नहीं ले जाएंगे तो घर पर ये मुझे बहुत मारेगा। कंचन यानी रुंझुन कबाड़ी वाली ने उसे भी खरीद लिया। इस तरह से बेरोजगार नौजवानों का कबाड़ खरीदते खरीदते कंचन ने पूरे देश में बेरोजगार नौजवान रूपी कबाड़ियों की फौज खड़ी कर ली। हर शहर में, हर जिले में रुंझुन कबाड़ी वाली का बोर्ड लग गया। रुंझुन कबाड़ी वाली की बढ़ती हुई भीड़ देखकर बड़े बड़े नेता चिंतित होने लगे और कंचन से संपर्क करने लगे और मेल जोल भी बढ़ाना शुरू कर दिया। क्या बात है मंत्री जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आप इन नौजवानों का क्या करेंगी कंचन? इस तरह से अपना वक्त और पैसा क्यों बर्बाद कर रही हैं? ये केवल नौजवान नहीं है मंत्री जी, ये हमारे देश के पढ़े लिखे कबाड़ हैं, और मैं उनका वही करूंगी जो एक कबाड़ के साथ किया जाता है। क्या आप अपना ये कबाड़ मुझे बेचेंगी? नहीं, मैंने इनको बेचने के लिए नहीं खरीदा। वैसे मैं इन कबाड़ियों का तुम्हें करोड़ों रुपए दे सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए। 20 करोड़। नहीं, मुझे नहीं बेचना। 50 करोड़। ठीक है, कल सोचकर बताऊंगी।
घर आने के बाद काफी समय तक वो उस मंत्री की कही हुई बात को ही सोचती रहती है, लेकिन जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो विचार विमर्श करने के लिए अपने माता पिता के पास जाती है। माँ, मैंने जो अब तक कबाड़ खरीदा है उसके मुझे 50 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। क्या 50 करोड़? बेटा, हम इस तरह इन बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं डाल सकते। आज तुमने खरीदा है, कल इन्हें बेच दोगी और वो मंत्री पता नहीं इनका क्या इस्तेमाल करेगा। हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हैं, मैं कुछ सोचती हूँ। कंचन रात भर सोचती है कि आखिर ये नेता इन बेरोजगार लड़कों का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। कहीं वो इनको अपने वोट के लिए तो इस्तेमाल नहीं करने वाले, क्योंकि नेताओं का तो यही काम होता है और कुछ समय बाद इलेक्शन भी तो है। अगर ऐसा ही है तो क्यों ना मैं खुद अपनी एक पार्टी बना लूं और इन बेरोजगार लड़कों में से ही किसी को मंत्री बना दूं। इस तरह से कंचन ने बेरोजगार लड़कों को चुनाव लड़ाने का फैसला कर लिया और इसके लिए वह जोर शोर से तैयारी करने लगी। कुछ दिनों बाद एक दिन कंचन अपने खरीदे हुए बेरोजगार लड़कों और उनके माता पिता को एक चुनावी रैली में बुलाती है। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और साथियों इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी आपकी तरह पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट और एक बेरोजगार लड़की हूँ। क्या इसी को कहते हैं अच्छे दिन? दोस्तों, आज के नेता हम सभी गरीब लोगों का मजाक उड़ाया करते हैं। इन अनपढ़ नेताओं ने हम जैसे शिक्षित नौजवानों को भी बेरोजगार बनाकर रख दिया है, और वो भी किस लिए? सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए। दोस्तों, यदि हम निश्चय कर लें तो हम इन्हें इनके किए की सजा दे सकते हैं। हमें अपने पढ़े लिखे दोस्तों को उस कुर्सी तक पहुंचाना ही होगा जिस पर बैठकर ये सारे फैसले लिए जाते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं और प्रार्थना करती हूं, यदि हम सब मिलकर और एकजुट होकर इन नेताओं की गलत नीतियों का विरोध करें तो हमारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि इनकी नीतियों से केवल हम ही नहीं, पूरा देश पीड़ित है। कंचन के इस भाषण का वहां उपस्थित लोगों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। उसी भीड़ में से किसी ने कंचन के भाषण की वीडियो कबाड़ी वाली मैडम पार्टी के नाम से सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और देखते ही देखते कंचन की पार्टी लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई। चुनाव का दिन भी आ गया और लोगों ने कबाड़ी वाली मैडम पार्टी को सबसे ज्यादा वोट देकर उन्हें जिता दिया। चुनाव में कंचन के द्वारा इकट्ठा किए गए बेरोजगार शिक्षित नौजवानों में से ही नेता चुने जाते हैं और मंत्री बनते हैं। हम सभी ये शपथ लेते हैं कि हमारे देश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, और जो हमारे साथी इस समय बेरोजगार हैं, उनके लिए हर जगह ऐसे रोजगार का प्रबंध करेंगे जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। आने वाले समय में हमारे देश में कोई भी अशिक्षित व्यक्ति ना रहे और शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार ना रहे। हम इस देश को झूठे और खराब नेताओं से बचाने की शपथ लेते हैं।